हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होगे और आपकी अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, उसी के साथ उस प्रिपरेशन में हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं। आई मीन जो भी मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी अपना जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटी, जियोग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ भी, ठीक है, तो आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस जीएस का अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगी, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर लो, उन दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो कि यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों के साथ हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वो हमारी वीडियो का टॉपिक है, कैसे जुल्फ़िकार ने मुगल साम्राज्य को मराठास से बचाया। मतलब मराठास इतने पावरफुल, धीरे धीरे समय के साथ साथ इतने पावरफुल होते चले गए। उसके बाद जब मराठास मुगल एम्पायर पर अटैक करने गए या उनकी तरफ आगे बढ़े वॉर स्टार्ट करने के लिए, तो जुल्फिकार, देखो जुल्फिकार वजीर थे मुगल एम्पायर के, ये बात बिल्कुल सच है, वो राजा नहीं थे। क्योंकि जो रियल राजा थे जहांदर शाह, बहादुर शाह की डेथ के बाद जो बहादुर शाह के बेटे जहांदर शाह राजा बने थे मुगल एम्पायर के, वो तो टोटली अय्याश थे। ठीक है, वो पूरा दारू वगैरह में रहते थे। वो एक पपिट राजा थे। पपिट राजा का मतलब देखो यहाँ पर ये होता है कि पपिट राजा का मतलब कि राजा के पास कोई पावर नहीं होती। पावर जहांदर शाह ने किसको दे दी थी? जुल्फिकार को दे दी थी। तो सारी की सारी पावर किसके पास? वजीर के पास। वजीर उस पूरे मुगल एम्पायर को चला रहा है, संभाल रहा है। राजा क्या कर रहे हैं? राजा बस ऐश की तरह बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि कैसे जुल्फिकार ने मराठा से मुगल एम्पायर को बचाया। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक थ्रू आउट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी इस मॉडर्न हिस्ट्री की। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी बाबर से, जिन्होंने इस मुगल एम्पायर को खड़ा किया था। उसके बाद 5 से 6 राजा रहे, जैसे कि भाजसा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, भाजसा यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, ये राजा इन्होंने रूल किया। ये बहुत पावरफुल थे, इनके पास इतनी ताकत थी, इतनी बुद्धि थी, स्ट्रेटेजी थी एम्पायर को चलाने की। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस एम्पायर की तरफ कोई भी आंख उठाकर देख सके। औरंगजेब से मुगल एम्पायर की तबाही शुरू हो गई थी, अंत शुरू हो चुका था। ठीक है, क्यों शुरू हो चुका था? क्योंकि ये सबसे पहले ये बहुत लालची, ग्रीडी था। ठीक है, ये और इसकी जो पुअर स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज थी, जिस वजह से ये मुगल एम्पायर की एंडिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई थी, अंत शुरू हो चुका था। तो जितनी चीजें औरंगजेब खराब करके गए, उसके बाद औरंगजेब का बेटा जब बहादुर शाह, देखो औरंगजेब की डेथ ना 1707 में हो चुकी थी। 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह का टाइम पीरियड रहा। बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह औरंगजेब के बेटे थे। बहादुर शाह ने क्या किया? सॉरी, बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह ने अपने पापा की जो बिगाड़ी हुई चीजें थी, पॉलिसीज थी, लोगों के साथ रिश्ते जो खराब हुए थे, उन चीजों को ठीक करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करता रहा, लोगों के साथ अपने रिश्ते ठीक करता रहा। ठीक है, लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहा, एम्पायर के, अपनी प्रजा के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी करता रहा। ठीक है, लोगों को खुश करने के लिए अपने मुगल एम्पायर में लोगों को ज़मीनें दे दी कि आप जाकर वहाँ पर अपना उस जगह को आप संभालो, अपनी आर्मी तैयार करो। वो सारी चीज़ें बहादुर शाह करने लगे, और बहादुर शाह हर मतलब बस ये करने लगे कि मेरे पिताजी जो चीज़ें खराब करके मैं उन सबको ठीक करूँगा, और इस पूरे मुगल एम्पायर जितनी प्रजा है, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितनी पार्टीज़ हैं, उन सब के छोटे मोटे जो राजा होते हैं नीचे अंडर, ठीक है, उन सबको खुश करने के लिए ना वो सारी चीज़ें दान करता रहा। और जब इतना सब कुछ करता रहा तो वो कहीं ना कहीं निश्चिंत हो गया, यानी कि वो खुश होने लगा, चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट वो, उसने सबके साथ रिश्ते ठीक किए, लेकिन सिख के साथ अपने रिश्ते ठीक नहीं कर पाया। ठीक है, और वो सारी चीज़ें जब दान करता चला गया तो कहीं ना कहीं उसका एक नाम पड़ गया, शाह ए बेखबर करके इसका नाम पड़ गया, क्योंकि इसने सारी चीज़ें डोनेट कर दी। और बाद में जब इसको रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे पिताजी तो चीज़ें खराब करके गए थे, लेकिन मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी, अंततः जब सब चीज़ें ठीक करने के चक्कर में सब खराब कर दी, क्योंकि उसने सारी की सारी ज़मीनें इधर उधर लोगों को बांट दी थी, और उसके मुगल एम्पायर के उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो जब 1712 तक टाइम पीरियड रहा बहादुर शाह का, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई बहादुर शाह की एंड तक। जिन्होंने भी इस यहाँ तक अपना लास्ट क्लास रही है, जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देख लेना। ठीक है, तो जब 1712 में बहादुर शाह का टाइम पीरियड खत्म हुआ, डेथ हो गई, उसके बाद
मैंने आपको ये बताया कि कैसे जो बाकी के बहादुर शाह के बाद जो राजा वगैरह रहे, ठीक है, वो इतने नहीं थे पावरफुल, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, वो बहुत वीक थे, बहुत पुअर थे, ठीक है, उनके पास नहीं थी इतनी बुद्धि कैसे एम्पायर को संभालें। तो वो लोग आपस में लड़ते रहे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको पार्टीज बताई थी, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, ठीक है, वो पार्टीज क्या हुआ, उनमें से एक मिनिस्टर आया, उन्होंने आपस में लड़ाई करी। उसके बाद इन दी एंड जुल्फ़िकार जो कि वजीर बने उस मुगल एम्पायर के, और जुल्फ़िकार ने बहादुर शाह के बेटे जहांदर शाह को राजा बनाया, ठीक है। उसके बदले में जुल्फ़िकार ने जहांदर शाह से उसके बदले में क्या कहा कि मैंने आपको राजा बनाया है, आप मुझे पावर दे दो सारी की सारी और मुझे वजीर बना दो। यहाँ तक कि हमने स्टोरी पढ़ ली थी, इसके आगे की अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था अपना जहांदर शाह का टाइम पीरियड 1712 से लेकर 1713 तक, ठीक है। और जुल्फ़िकार जो वजीर बने थे वो भी कहीं ना कहीं बहादुर शाह के जैसे सेम चीज़ें करने लग गए थे, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे करने लग गए थे, सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश में थे, लेकिन कहीं ना कहीं फेल रहे। सिख के साथ वही सेम, सिख के साथ वो अपने रिश्ते अच्छे नहीं बना पाए क्योंकि जुल्फ़िकार के पास पावर्स बहुत थी, इसलिए वो सारी चीज़ें कर रहे थे राजा की जगह पर। जहांदर शाह तो अय्याश थे, ठीक है, वो दारू वगैरह बहुत पीते थे, लड़कियों का डांस वगैरह देते थे, उन्हें एम्पायर से कोई मतलब नहीं था। इसलिए जुल्फ़िकार जो वजीर थे उनके पास सारी पावर थी, इसलिए वो सारी चीज़ें ऐसी करना चाहते थे, पूरे मुगल एम्पायर में ठीक करना चाहते थे। जहांदर शाह एक पपेट किंग थे कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी की पावर वजीर के पास थी, उनके पास कोई पावर ही नहीं थी, इसलिए वो पपेट किंग बन चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दो कंसेप्ट आए मराठास के द्वारा, ये कंसेप्ट लाए गए। सबसे पहला आया था सरदेश मुखी और दूसरा था चौथ। अब ये सरदेश मुखी और चौथ क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या हुआ, ये कंसेप्ट क्या है, ये इन कंसेप्ट्स ने या फिर इन जो एग्रीमेंट्स हैं ये जुल्फ़िकार ने मराठास के साथ किए, जिससे कि मुगल एम्पायर को बचाया जा सके। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ चौथ क्या है। देखो, इसको एक बार मिटा देते हैं हम। देखो चौथ क्या है, मान लो ये मराठास, ठीक है, ये एनिमीज। अब ये जो एनिमी वाला एम्पायर है, ये एक एम्पायर है ए, और ये मराठास का एम्पायर है। ये ए एम्पायर जो है ये मराठास के एनिमीज है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मराठास इन पर अटैक भी करेंगे, क्योंकि दुश्मनों के साथ लड़ाइयाँ तो होती हैं, वॉर होते हैं, ठीक है। तो मराठास जब इस एम्पायर पे, एनिमी एम्पायर पे अटैक करने गए, तो इस एम्पायर के राजा ने मराठास से कहा कि आप हमारे एम्पायर पे अटैक मत करो, आप हमारे एम्पायर पे मतलब वॉर मत करो, क्योंकि हम नहीं है उस सिचुएशन में आपके साथ वॉर कर सकें, आप बहुत पावरफुल बन चुके हो, ठीक है। एनिमी एम्पायर ने मराठास से कहा कि आपको जो चाहिए हम आपको सब कुछ देंगे, आप मुझे बताओ, बस एम्पायर, हमारे एम्पायर को छोड़ दो, उस पर वॉर, उस पर अटैक मत करो, ठीक है। तो मराठास ने एनिमी एम्पायर से कहा कि एक काम करो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आपके एम्पायर को नहीं आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, आपकी आर्मी खत्म नहीं होगी, मतलब जो भी चीज़ें हैं हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है, एक एग्रीमेंट है जो कि आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। वो एग्रीमेंट क्या है, चौथ एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट में मराठास ने उस एम्पायर, एनिमी एम्पायर से कहा एक काम करो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, आप उसके बदले में मुझे अपने पूरे एम्पायर का टोटल रेवेन्यू जितना होता है, जितना भी टैक्स होता है, टैक्स रेवेन्यू जितना होता है, उस टैक्स का 25% आप मुझे देते रहो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, आप अपना आराम से एम्पायर को चलाओ, बस आप मुझे अपने टोटल रेवेन्यू का 25%, जितना भी टैक्स रेवेन्यू है उसका 25% देते रहो। और इसी का मतलब होता है चौथ, यानी कि अगर टोटल पर रेवेन्यू 100% है तो इसका 1/4 हिस्सा कितना हुआ, 25%। तो इस 25% आप मुझे देते रहो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इसको कहते हैं चौथ। आई होप आप समझ गए होगे चौथ किसे कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे चीजें हुई, ठीक है। अब आता है अपना सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या है, मान लो, एक सेकेंड, मान लो ये है मराठास का एम्पायर, यहां से एक आदमी ये
खड़े होकर कहता है कि मैं इस पूरे एम्पायर का किंग हूं, तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना। कल को कोई भी ये कहे कि मैं अमेरिका के व्हाइट हाउस का ओनर हूं, तो ऐसे थोड़ा ना कोई भी कह देगा, ऐसे थोड़ा ना कोई मान लेगा। ठीक है, तो जब यहाँ का मराठास एम्पायर का किंग बाहर निकल कर कहता है कि हम इस एम्पायर के किंग हैं, तो हम कैसे बिलीव करें? या तो आप कोई ऐसा प्रूफ दो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओ कि आप इस एम्पायर की जमीनों के ओनर हो। आप कोई प्रूफ दो या कोई डॉक्यूमेंट दो। तो ये प्रूव करने के लिए क्या है कि यहां पर जितनी जमीनें हैं, जितने लोग हैं, ठीक है, वो जितने भी राजा हैं इस एम्पायर में, ठीक है, वो लोग सारे अपने पूरी कमाई का, अपनी हर एक जमीन की कमाई का, अपने टोटल हर एक रेवेन्यू का 10%, कोई ज़्यादा नहीं, अगर वो सारे राजा जो उस एम्पायर में छोटे छोटे जो राजा हैं या वहाँ के जो लोग हैं, अगर वो सभी लोग अपने कमाई का, अपने रेवेन्यू का 10% उस मराठा एम्पायर के, उस पूरे मराठा एम्पायर के राजा जो हैं उसको जाकर 10% टैक्स देते हैं, तो ये प्रूव करता है कि ये हैं इस पूरे मराठा की पूरी ज़मीनों के मालिक, ओनर हैं इस पूरे मराठा एम्पायर के, ये ज़मीन के मालिक ये राजा हैं। इसको कहते हैं सरदेशमुखी। अब इनका क्या काम था ये मैंने आपको समझा दिया कि 25% क्या हुआ है, वो चौथ में क्या है कि एनिमी मराठास को 25% देंगे, जिस वजह से उसके बदले मराठास अपने उस एनिमी एम्पायर पे अटैक नहीं करेंगे, ना राज करेंगे, ना कुछ करेंगे। उसके बदले में ये भी होगा कि हम तुम्हारे एम्पायर पे भी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई और पार्टी आपके एम्पायर पे अटैक करती है तो उससे हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। ये था चौथ का कॉन्सेप्ट जो कि मराठास लेकर आए थे। सरदेशमुखी में क्या था कि या आप किसी भी जमीन के मालिक होते हो, ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, मैं एम्पायर हूं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और वो प्रूफ करने के लिए क्या है कि अगर आप ये कहते हो कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, तो यहां के लोग अगर आपको अपनी रेवेन्यू का 10% लाकर दे रहे हैं, तो ये 10% आपको प्रूव करेगा कि हाँ आप इस जमीन के ओनर हो, मालिक हो, इस जमीन के मालिक आप हो, ये जमीन आपकी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, जब मुगल एम्पायर को ये पता चला कि मराठास बहुत पावरफुल हो गए हैं और वो बहुत तेजी से मुगल एम्पायर की तरफ बढ़ रहे हैं, अटैक करने की सोच रहे हैं, मुगल एम्पायर खतरे में है, तो क्या हुआ, जुल्फिकार ने मराठास से कहा कि एक काम करते हैं, मैं आपको ये एक डेक्कन एरिया हमारे मुगल एम्पायर का दे रहा हूं। आप एक चीज कंसेप्ट ध्यान रखना, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जुल्फिकार ने यानी कि मुगल एम्पायर ने मराठास से कहा, क्योंकि ये वाला एम्पायर देखो पूरा मुगल एम्पायर था रेड कलर का, मराठास इधर से अटैक करने के लिए पूरी तेजी से बढ़ रहे थे मुगल एम्पायर की तरफ, तो मुगल एम्पायर ने कहा मराठास से कि हम आपको ये डेक्कन एरिया आपको दे रहे हैं, इसका आपको हम चौथ और सरदेशमुखी दोनों दे रहे हैं, मतलब इस एरिया से आप चौथ भी लो, सरदेशमुखी भी लो, यानी कि आप इस जमीन के मालिक हो, ओनर हो, और आपको चौथ भी मिलेगी, यानी कि आपको इस एरिया में रहने वाले लोगों से 25% चौथ भी मिलेगी और 10% भी मिलेगा, मतलब आप हमारे इस हिस्से को आप प्रोटेक्शन भी दोगे। जिस वजह से क्या हुआ, जुल्फिकार ने कोशिश करी ये वाला हिस्सा देके कि मराठा स्लो पड़ गए क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो जब ये वाली एग्रीमेंट जुल्फिकार ने मराठास के साथ की तो मराठास धीमे पड़ गए कि ठीक है तुम्हारे साथ इतनी चीज़ें हो गई, तो हम तुम्हें एग्रीमेंट देते हैं चौथ और सरदेशमुखी का कि इस ज़मीन के मालिक भी हम हैं, ठीक है, हमें इस ज़मीन से 10% सरदेशमुखी भी मिलेगा, 25% चौथ भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मराठास के पास 27.5%, अगर टोटल 100% में से देखा जाए तो 27.5% एक फाइनेंस रेवेन्यू मराठास के पास जाने लगा। ठीक है, ये चीज़ें थी जिस वजह से मुगल एम्पायर को बचाया जा सका। इस पूरे देखो एक चीज ध्यान रखना, जो चौथा सरदेशमुखी का एग्रीमेंट हुआ ना, वो इस डेक्कन एरिया, जो डेक्कन एरिया मराठास को दिया है, इसका है, पूरे एम्पायर का नहीं है। ये बस ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना, इस पूरे एम्पायर का चौथा सरदेशमुखी नहीं दिया, सिर्फ ये जो डेक्कन एरिया मराठास को दिया है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, इस डेक्कन एरिया का 25% यानी कि चौथ मराठास को दी, ठीक है, जिसमें मराठास उसी देखो जो एरिया दिया है ना, उसी जिस एरिया का उन्हें चौथ मिल रहा है यानी 25% मिल रहा है, उसी एरिया की वो प्रोटेक्शन करेंगे। अगर कोई और पार्टी उस एरिया पर अटैक करती है तो मराठास प्रोटेक्शन देंगे। और सरदेशमुखी का मतलब यहां पर इस एरिया में जितने भी लोग हैं वो 10% देंगे जाके, ठीक है, 10% देंगे। और उसके बाद यानी कि रूल तो करेंगे मुगल
इस पूरी ज़मीन पर, लेकिन ओनर कौन हो जाएंगे इस हिस्से के, वो हो जाएंगे मराठास। मैं आपको बस ये बता रहा था कि ये वाला जो हिस्सा ना, येलो पार्ट वाला, ये इस हिस्से पे 25% भी मिलेगा और इसको प्रोटेक्शन भी देंगे मराठास, और इस हिस्से के, इस ज़मीन के टुकड़े के ओनर भी मुगल मराठास होंगे। बस रूल इस पूरे मुगल एम्पायर पे जुल्फ़िकार यानी कि जहांगीर शाह या राजा कह लो या जुल्फ़िकार खान कह लो, वो रहेंगे, लेकिन ओनर इस ज़मीन के टुकड़े के मराठास रहेंगे। तो ये था चौथ और सरदेश मुखी का रीज़न, जिस वजह से मुगल एम्पायर, पूरे मुगल एम्पायर को बचाया जा सका एक हिस्से को डोनेट करके, यानी कि डोनेट कह लो या दान में कह लो या चौथ और सरदेश मुखी एग्रीमेंट कह लो, उस एग्रीमेंट के ऊपर इस पूरे मुगल एम्पायर को, यानी कि बाकी के हिस्से को बचाया जा सका। किससे? मराठास से। एक कंसेप्ट और है गाइस, जो कि मैं बता देता हूं आपको, कि मराठास में ना राजा को कहा जाता है छत्रपति और वजीर को कहा जाता है पेशवा। क्योंकि अगर अब मैं मुगल की बात करूं, मुगल में कहा जाता है किंग कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, वजीर कहा जाता है, लेकिन मराठास में छत्रपति कहा जाता है, वजीर को पेशवा कहा जाता है। और पेशवा और छत्रपति कहाँ से बनते हैं? ये अपर क्लास ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण्स होते हैं लेकिन उसमें भी क्लास होती है, यानी कि अपर क्लास ब्राह्मण से पेशवा और छत्रपति बनते हैं। तो डेक्कन पार्ट आप पूछो कौन सा, तो ये जो येलो पार्ट मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं डेक्कन एरिया, जो कि जुल्फिकार ने मराठास को दे दिया था। कौन से एग्रीमेंट पे? चौथ और सरदेश मुखी एग्रीमेंट पर। तो यानी कि ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं कि मुगल्स का एक अच्छा खासा अमाउंट, मतलब एक अच्छा खासा रेवेन्यू की जो कमाई है, ठीक है, उसमें से एक अच्छा खासा पैसा मराठास के पास जाने लगा। ठीक है, तो मराठास के पास जाने लगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अमाउंट जब मराठास के पास जा रहा है 27.5% करीब करीब, तो आप ये देखो मराठास के पास अच्छा खासा अमाउंट गया, तो मुगल्स कहीं ना कहीं वीक हो गए फाइनेंशियली एज अ रेवेन्यू। कैसे? एक कंसेप्ट देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, अच्छा खासा पैसा मराठास ले रहे थे, जो कि चौथा और सरदेश मुखी कंसेप्ट एग्रीमेंट के साथ। ठीक है, एक और बात मैंने आपको बताई थी बहादुर शाह के टाइम की, औरंगजेब एक जिजिया टैक्स स्टार्ट करके गए थे कि जो लोग इस्लाम को नहीं फॉलो करेंगे वो एक जिजिया टैक्स देंगे, लेकिन उस जिजिया टैक्स को बहादुर शाह क्या है खत्म करके गए थे कि हाँ, चीज़ें ठीक करने के लिए जिजिया टैक्स बंद किया था। उस जिजिया टैक्स से भी जो टैक्स आता था वो भी बंद हो गया था। ठीक है, तो वहां से भी फाइनेंशियली वीक हुए थे। उसके बाद ये वाला जो अमाउंट है ये भी मराठा से पास जाने लगा, तो यहाँ से भी फाइनेंशियली वीक हो गए थे। तो ये सब रीजन रहे थे। आप देखो कि मराठा मुगल एम्पायर कैसे कमजोर पड़ रहा था, या फिर जो और ये से मराठास इधर से अटैक कर रहे थे। ठीक है, तो सिख भी, अब इसके अंदर बहुत सारे और भी राजा महाराजा थे जो इधर से अटैक कर रहे थे। ये वाला हिस्सा सिख थे, राजपूत थे, हर कोई ना मुगल एम्पायर पे बस अटैक करने की सोच रहा था और लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, तो जब जुल्फिकार या मुगल एम्पायर फाइनेंशियली वीक पड़ने लगा, तो वहां के राजा, मुगल एम्पायर के राजा जो थे, या जुल्फिकार खान, क्योंकि जुल्फिकार खान मेरे मुंह से इसलिए बार बार निकल रहा है क्योंकि सारी की सारी पावर किसके पास थी? जुल्फिकार के पास ही थी। वो वजीर था लेकिन वो सारी चीजें वही हैंडल कर रहा था, वहां के राजा को कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो जुल्फिकार एक कंसेप्ट और लेकर आए थे रेवेन्यू फार्मिंग का। जब पैसा नहीं है, कमाई नहीं हो रही है, तो वो एक कंसेप्ट लेके आए कि हाँ, कहीं से कुछ पैसा आए, कहीं से कोई टैक्स है, कहीं से कोई रेवेन्यू क्रिएट हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने एम्पायर के एक सिटीजन को अपने पास बुलाया और कहा कि हम तुम्हें एक लैंड का टुकड़ा देते हैं जहाँ से आपको पूरा एक कलेक्ट, वहाँ का टैक्स जो रेवेन्यू है जो कलेक्ट करना है पूरा, और उस रेवेन्यू से एक फिक्स्ड अमाउंट आपको राजा तक देना है लाकर। डिफरेंस समझना आप, यहां पर बताया कि आपको राजा को लाकर एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, फिक्स्ड अमाउंट, वर्ड पे ध्यान देना। ठीक है, लेकिन एक बहादुर शाह के टाइम पर मैंने बताया था, जब बहादुर शाह लोगों को ज़मीन डोनेट कर रहे थे कि आप जाओ, जाकर आर्मी तैयार करो, वहाँ का जो पैसा हो उससे आप अपने आर्मी की सैलरी निकालना, वहाँ पर बस इतना था कि जो बचे वो आप लाकर राजा को देना। लेकिन यहाँ पर बोला गया उस बंदे से, उस इंसान से, कि आप, उस सिटीजन से, कि आप हमें एक फिक्स्ड अमाउंट लाकर दोगे उस रेवेन्यू से। तो ये अर्निंग सोर्स स्टार्ट किया था कि भाई कुछ पैसा आए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा था, अब जैसे इधर से मराठास अटैक कर रहे हैं, वैसे ही राजपूत, सिख, ठीक है, सिख हो गए, जाट हो गए, ये सब लोग भी अटैक कर रहे थे मुगल एम्पायर पे। तो इतनी सारी चीज़ें जब मुगल एम्पायर के साथ हो रही थी, ठीक है, तो उसी के साथ यूरोपियंस जो थे ना, यानी ब्रिटिशर्स कहते हैं जिनको, पुर्तगाली, ठीक है, फ्रांस के, ये सब लोग ना आ गए अपने जहाज वहाज लेके पानी के रास्ते से, इधर से आ गए यहाँ पर इस वाले एरिया पे, ये वाले पे, एक सेकेंड, ये वाला जो हिस्सा था ना, यहाँ पर ये सारे यूरोपियंस आ गए अपना ट्रेडिंग करने के हिसाब से। ठीक है, तो जब ये लोग आए तो इन्होंने देखा ये राजा महाराजा सारे आपस में लड़ रहे हैं।
ठीक है, लड़ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले हम आ तो गए तो एक काम करते हैं, हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, पहले में एक अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, और जब ये लोग आपस में लड़ने मरने जाएंगे, मुगल एम्पायर पे अटैक होगा, टुकड़े होंगे, जो भी होगा, इन दी एंड जब ये लोगों में से कुछ लोग अगर बचते हैं तो उन लोगों के ऊपर राज फिर हम लोग करेंगे, हम लोग इनके हेड बनेंगे, इनके किंग हम लोग बनेंगे, हम लोग इनको अपना गुलाम बनाएंगे। तो ये था यूरोपियंस की स्ट्रेटजी। यूरोपियंस आए, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग करी, पैसा कमाया, और जब इन लोगों की फाइट खत्म हुई, जो लोग बचे उनके ऊपर इन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया, रूल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। तो ये जो स्टोरी कहानी रही, ये 1712 से लेकर 1715 तक की रही। तो यही था कि कैसे जुल्फिकार ने मुगल एम्पायर को बचाया था, कौन से एग्रीमेंट थे मराठास की, जो एग्रीमेंट मराठास से करने के बाद उस मुगल एम्पायर को बचाया जा सका। लेकिन फिर भी इन द एंड क्या हुआ, यूरोपियंस आए, उन्होंने देखा वॉर हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, लोग झगड़ रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाया, ट्रेडिंग करी, पैसा कमाया, और फिर राज किया, रूल किया इंडिया पर। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और गाइज अगर नहीं समझ में आई तो कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब गाइज एक और चीज़, बस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो आपका एक सब्सक्राइब उन बच्चों की मदद करेगा जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ताकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो मतलब हमारे वीडियोस उन बच्चों तक भी पहुंचेंगे, सजेशन में या कैसे भी, और आप शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।